हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपका दो घात समीकरण का ये लेक्चर स्टार्ट होता है और आपका ये लेक्चर सीरियल वाइज से चलता रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको करना है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो है ये दो घात समीकरण के एप्लीकेशन वाले चैप्टर पर बेस है। यही दो घात समीकरण पहले हम सीखेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज वाले सवाल। तो जब ये लैंग्वेज वाले जो सवाल होते हैं इसके लास्ट टॉपिक में आते हैं, तो इसको हम पढ़कर हम जनरेट करते हैं कि हमारा दो घात समीकरण कैसे, इसके पढ़ने के बाद कैसे हमारा जनरेट होगा। तो हम जानते हैं कि इसका आपका जो दो घात समीकरण होता है इसका जनरल मतलब आपका फार्मूला क्या होता है। तो जनरल फार्मूला जैसा कि आपको लिखा गया ax² + bx + c = 0। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लिखें a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सवाल उठा a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा गया। अगर मान लीजिए a 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा। तो अगर a 0 हो जाएगा तो हम 0 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि a है क्या x² का गुणांक है। तो अगर x² के गुणांक 0 हो गया तो इसका मतलब क्या x² रहेगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x² गायब हो गया तो क्या बचा आपके पास bx + c = 0। तो बताओ जो यहाँ पर चर है क्या मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या दो घात समीकरण नहीं, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि दो घात समीकरण वही कहलाता है जिसका मैक्सिमम पावर, जिसमें जो चर है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होती है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो क्या दो घात समीकरण कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये इक्वेशन है, अभी ध्यान दीजिएगा आगे, यहाँ पर जो इसका इक्वेशन है, आपका इक्वेशन नहीं, ये आपका जो क्वेश्चन लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो पहले आपके पास दो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी का क्वेश्चन है और एक आपका ये आपका पहला क्वेश्चन जो है क्रमागत संख्याओं पर बेस। तो यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को हम देखकर इसको लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सवाल आपको बाद में मिलेगा। इस सवाल को हम हल नहीं करेंगे, इस सवाल को हम सिर्फ क्या करेंगे, दो घात समीकरण के जनरल फार्मूले पर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसा कि है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो सवाल कुछ लोगों को क्या होता है कि पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपको सवाल क्या करना है, अच्छे से पहले पढ़ना है, उसको क्या मतलब क्या कह रहा है उसको पकड़ने के बाद मतलब एक एक शब्द को ध्यान देते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा के पास दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो मैं आपको बता दूं क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। पहली चीज पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, आपके पास एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। अगर मैं बेसिक पूर्णांक संख्या लूँ तो -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, आपकी सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन उसको हमने दो फॉर्म में इसको डिवाइड किया। एक होता है आपका क्या आपका धनात्मक पूर्णांक संख्या, किसमें एक धनात्मक पूर्णांक संख्या और एक क्या आपका क्या हो गया ऋणात्मक। पहला ये धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरा क्या होगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक, तो देखो जो धनात्मक पूर्णांक संख्या होता है वो +1 से स्टार्ट होता है और ये -1 से, +1 से डॉट इनफाइनाइट तक जाता है और ये -1 से स्टार्ट होकर -इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक, और देखो तो उसके बाद ये आपका क्या होगा, हमने धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के बारे में मतलब बताया और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं और ऑलरेडी पूर्णांक संख्या पहले ही बताया। तो देखो अब सवाल क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि माना कोई संख्या जो आपका मान लीजिए x ही है। ठीक, अब देखो अगर कोई संख्या आपका x है, ये आपका x क्या है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ऐसा मान लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं या संख्या जो भी है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या आपका x है। ठीक, तो अब क्रमागत कर रहा है, क्रमागत का मतलब क्रम से। जैसे मैंने कहा कि आपका पहली चीज धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 से इनफाइनाइट तक होती हैं। तो मैंने जैसे कहा कोई संख्या आपका 2 है तो इसका अगर ये आपका +2 आपका ये क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और मैंने कहा अगर इसका क्रमागत अगला धनात्मक पूर्णांक संख्या बताओ तो उसका क्या होगा, +3 होगा। तो यही जो आपका 3 है यही आपका क्या क्रमागत है। जो आपका ये +3 है क्या है, इसका 2 का क्रमागत है, क्योंकि क्रम से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या होती है संख्याएं, क्रम से चल रही हैं। सेम उसी प्रकार से। ठीक, तो देखो जैसे हमने पहले क्या माना, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने क्या किया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है x। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार क्या होगा अगला
x+1, क्योंकि जानते हैं कि अगर क्रम से चलना है तो 2 लिखे उसके बाद 3 है, तो 3 कब आएगा, तो 2 में क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा। सेम उसी प्रकार से, ठीक। तो देखो अगला क्या होगा प्रश्नानुसार, अगला क्या होगा x+1। अब देखो प्रश्नानुसार, ठीक, ये क्या है, नई संख्या है, मान लीजिए ये नई संख्या, दूसरी संख्या जो भी होगा आपका। अब देखो उसके बाद आगे क्या करना है, ये आपका हो गया, ठीक। अब कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306। तो प्रश्नानुसार जो कह रहा है उसके अनुसार, तो देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, x इंटू दोनों क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है ना, तो x इंटू x+1 इज इक्वल टू कितना है आपका, 306 है। ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा x का क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 और x² प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये किसके फॉर्म में चला गया, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसके फॉर्म में चला गया, अर्थात ये 2 घात समीकरण के जनरल फार्मूले के रूप में चला गया। तो मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आपको कोई भी 2 घात समीकरण का इक्वेशन दिया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हमेशा कोई भी दिया है तो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम बराबर 0 उसी के फॉर्म में क्या करूंगा, हमेशा बनाऊंगा, जैसा कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया। हमें उम्मीद है आप लोग इसको याद किए होंगे, ठीक। अब आगे देखिए, ये अब इसको सॉल्व नहीं करना है, आगे जब इसी प्रकार हम देखो सवाल आपको आगे इसी प्रकार मिलेंगे, लेकिन मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया, यहाँ पर पूछा था सवाल कि इसको 2 घात समीकरण के रूप में बनाइए, तो मैंने बना दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जब आगे सवाल लगाएंगे तो इसी को बस हल करना है। अभी मैंने हल करने के लिए बताया नहीं, अभी हो सकता है आगे इसी लेक्चर में मैं आपको बताऊं कि आपको 2 मतलब गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है 2 घात समीकरण को, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बेसिक अगर मान लीजिए पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछता है, ठीक। तो देखिए जैसा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए आप ही हैं, अगर कहीं पर आपको जाना है, मान लीजिए एक सवाल को इस सवाल का इक्वेशन बनाने से पहले या इसका थीम समझने से पहले आपको क्या करना है, एक एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ उसको समझना है। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है बी, ये इसी प्रकार चल रहा है, ठीक। मैंने कहा कि आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या करना है, जाना है। तो अगर मान लीजिए आप पहले पैदल चलते हैं, किससे, पैदल x किलोमीटर प्रति घंटा से आपको जाना है, तो पैदल x किलोमीटर प्रति घंटा से ए से कहाँ जाना है, b। और उसके बाद मैंने कहा कि आपको पैदल गए, और मैंने कहा कि आप जब साइकिल से जाते हैं तो जो x मतलब पैदल गए थे जिस चाल से, उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाते हैं, ठीक। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाते हैं। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक जाएंगे तो बताओ जो अगर, लेकिन डिस्टेंस आपको ए से बी ही तय करना है, ठीक। तो बताओ डिस्टेंस क्या हो गया, उसका समान हुआ कि नहीं। लेकिन जब हम मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे तो हमको टाइम कितना लगा, मान लीजिए 2 घंटा लगा, कितना लगा, 2 घंटा। लेकिन जब उसी जो पहले पैदल गए थे x किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर उसी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा ऐड कर देंगे तो बताओ टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तब टाइम क्या होगा आपका, कम लगेगा ना। क्यों, क्योंकि हमने चाल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो आपका चाल बढ़ाएंगे तो मान लीजिए कितना लगा, हो सकता है आधा ही घंटा लगे, ठीक। तो आधा घंटा लगा। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आता है कि अगर हमें दूरी समान तय करनी है तो जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो हमारा समय क्या होगा, कम लगेगा। समझ में आया ना, जब हम चाल को बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा आपका, कम लगेगा। तो सेम उसी बेस पर क्या है आपका ये सवाल है। अब देखो इस सवाल का इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कुछ लोगों को इस प्रकार के सवाल का इक्वेशन बनाना नहीं आता है, लेकिन हम बेसिक से समझेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक। तो जैसा कि कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक। तो पहली चीज़ क्या है कि उसका हम क्या मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं। तो मानते हैं क्या, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। और मात्रक वगैरह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर किलोमीटर में माने हैं तो ये हो सकता है आपको दूरी कभी कभी सवाल में क्या होता है मीटर में देता है, जैसा कि मैं आपको आगे वाले लेक्चर में सवाल कराऊंगा, ठीक। तो माना रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी समान तो लिख लेंगे, दूरी कितना दिया है, दूरी आपको 480 किलोमीटर दिया है, ठीक। अब देखो, अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर
दूरी बटे समय। ठीक, तो देखो चाल कितना है इसका, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो मात्रक अभी नहीं लिखेंगे ऐसे, क्योंकि सवाल लगाते समय मात्रक नहीं लिखेंगे। ठीक, x क्योंकि चाल कितना x है ना, अब दूरी कितना है इसका 480, और मान लेते हैं टाइम कितना है t1, तो बताना t1 बराबर कितना होगा 480 बटे x। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट। ठीक, अब इसको देखो केस मानकर लगाएंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और उसके बाद लिखेंगे केस क्या है आपका, ये केस फर्स्ट था। ठीक, केस क्या था आपका, ये फर्स्ट था। अब उसके बाद आगे सवाल पढ़ो, कह रहा यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, ध्यान दीजिएगा, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है, यदि वही मैंने बताया ना कि अगर आपको ए से बी तक जाना, अगर आप पैदल जाते हैं तो चाल आपकी कम है, अगर साइकिल से जाते हैं चाल ज़्यादा है। तो जानते हैं कि जिसमें अगर हम चाल आपका ज़्यादा होगा, जिस मतलब रूट से आप जाएंगे या जिससे भी जाएंगे, जो आपका साधन होगा, जैसे कि अगर साइकिल से आएंगे तो आपका क्या होगा, चाल ज़्यादा होगा, तो टाइम क्या होगा, स्वाभाविक है कम होगा। तो यहाँ पर देखो, अब इसको हमने मान लिया टाइम t1। ठीक, अब कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, अगर आपका चाल कम हो गया तो टाइम क्या होगा, अधिक लगेगा। तो वही कह रहा है चाल कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे अधिक लेता है। ठीक, तो केस सेकंड मानेंगे, केस सेकंड क्या है। ठीक, तो फिर से वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन इससे पहले इसका केस जो सेकंड बनाए हैं इसी में हम क्या लिखेंगे, नया चाल क्या हो जाएगा आपका, नया चाल। अगर पहले x था तो अब क्या, क्योंकि कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, तो x माइनस 8, x माइनस क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ना। ठीक, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखो फार्मूले में रखते हैं, तो चाल x माइनस 8 बराबर दूरी कितना है आपका 480 है, और टाइम क्या है, मान लेते हैं t2, क्योंकि टाइम डिफरेंट लगेगा। समझ में आ रहा है ना, टाइम क्या होगा इसका, डिफरेंट लगेगा ना। तो t2 बराबर 480 बटे x माइनस 8, इक्वेशन सेकंड। अब देखो कौन सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, कौन सा कम ले रहा है, अब देखो यहाँ पर समझना है। तो जानते हैं t2 क्या है, इसकी चाल कम है, इसकी चाल क्या है कम, तो t2 क्या होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, और t1 क्या है, कम समय लेगा, क्योंकि चाल इसकी क्या है, उसकी अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखो अब यहाँ पर पकड़ना है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब कि दोनों, इस सवाल को पढ़ने से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर जब पहले जा रहा था x किलोमीटर प्रति घंटा से, मान लीजिए ये उसका टाइम t1 था, लेकिन जब बाद में जा रहा है उसके चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो इसका मतलब उसका चाल क्या है, मतलब उसका चाल कम हो गया, तो समय क्या होगा उसका, आपका जैसे चाल क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया, तो समय क्या होगा उसका ज़्यादा। तो इसका मतलब दोनों में टाइम का जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। कितना रहा डिफरेंस, 3 घंटे का आ रहा है। तो हमने देखो पहले t1 टाइम बना लिया, उसके बाद क्या बना लिया t2। तो देखो टाइम किस में ज़्यादा लगा, t2, क्योंकि t2 क्या है आपका, इसका जो ये इस इक्वेशन में जो t2 इसका टाइम क्या है ज़्यादा है, क्योंकि इसकी चाल क्या है x कम है आपका, क्योंकि देखो x में से 8 घट रहा है और इसमें x ही है। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर तो आपका क्या होगा, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। अब t2 का मान कितना है आपका 480 बटे x माइनस 8, माइनस t1 का मान 480 बटे x इज इक्वल टू 3। 480 आप क्या कर लेंगे कामन, तो आपका कितना बचेगा 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू 3। देखो ध्यान दो। ठीक, अब इसके बाद आपका इधर नीचे तो आपका क्या होगा, 480 कामन हो गया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x माइनस 8 ये माइनस है, ठीक, बटे x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब इसको चाहे कट भी कर सकते हैं, तो इसको काटेंगे तो 16 × 48 अर्थात 160 हो जाएगा आपका। अब x माइनस x प्लस 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल, अब देखो ब्रैकेट लगा देंगे 160, इधर 1 बच जाएगा, x से x कैंसिल। अब देखो आपका 160 का 8 से मल्टीप्लाई, तो 160 × 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक, उसके बाद आपका बराबर 160 × 8, तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 160 × 8 का, अर्थात कुल मिलाकर हमारा अभी ये क्या ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, इस पक्षांतर कर लेंगे गुणा करने के बाद, तो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में बन जाएगा। तो हमें भरोसा है, उम्मीद है आपसे ये भी कि आपका ये जो क्वेश्चन है एक अच्छा क्वेश्चन के श्रेणी में भी पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं मैंने आपको एक एक नंबर से कैसे क्या समझा जाता है, सवाल को पढ़ने के बाद कहाँ प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो भी आपका क्रिएट किया, प्रॉब्लम आपको दूर किया। ठीक, तो ये हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बैक करके आप फिर से देख सकते हैं। ठीक, अब इसको मिटाते हैं, अब आगे टॉपिक पर आते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, अब देखो इसके बाद मैं बताऊंगा जैसे कि आपको अब लगभग मैंने बता दिया कि दो घात समीकरण मतलब कैसे पहचानते हो, तो पहले ही वाले लेक्चर में कवर होता। अब इसमें मैंने ये भी अभी तक बता दिया कि क्वेश्चन कैसे इसके मतलब लैंग्वेज वाले अगर आपको मिल गए मतलब दो घात समीकरण के एप्लीकेशन पर, तो उसको कैसे दो घात समीकरण के उसके जनरल फार्मूले में कैसे बनाते मैंने वो भी आपको बता दिया। अब मैं बताऊंगा दो घात समीकरण को हल कैसे करते हैं, हल करने के कितने तरीके होते हैं, पहले तरीके बताऊंगा, फिर उन तरीकों को नंबर वाइज से एक करके बताऊंगा, और कैसे क्वेश्चन उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं उस प्रकार भी आपको बताऊंगा उसके टाइप। ठीक, तो पहला जैसा कि है आपका पहला टॉपिक, इसमें तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला है गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, जो आप लोग लगभग 9th 8 में भी पढ़े होंगे। और दूसरा क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर, ये थोड़ा आपको नया मिलेगा, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। और तीसरा क्या आपका सूत्र की सहायता से या सूत्र का प्रयोग करके। ये आपके तीन तरीके, इसी को हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला जो होता है, या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके। के प्रयोग से। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको ये तीन तरीकों से गुणनखंड को सॉल्व करना बताया जाता है, और सवाल पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में आपको कि गुणनखंड विधि द्वारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या पूर्ण वर्ग बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो मैं नंबर वाइज सीरियल करके बताऊंगा, लेकिन जैसे पहले आपको क्या लिखा गया गुणनखंड विधि द्वारा, तो पहले इसी का शुरुआत करते हैं। ठीक, अब देखो तो गुणनखंड विधि द्वारा कि किसे मतलब कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसा कि मैं हर बार आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ और जनरल फार्मूला से शुरुआत करता हूँ, तो सेम उसी प्रकार से शुरुआत करेंगे। इसका जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो आपका क्या इसका जनरल फार्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले गुणनखंड आप लोग 8 9th में पढ़े होंगे। गुणनखंड होता क्या है मुझे इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। तो गुणनखंड का मतलब आप जानते हैं, देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैंने कहा 4 का आप गुणनखंड कीजिए, ये तो आपका फैक्टर मतलब आपका दो घात समीकरण इसका फैक्टर करना, लेकिन मैंने संख्याओं को कहा 4, आप इसका गुणनखंड कीजिए। तो 4 का गुणनखंड कैसे होगा, तो 4 को अब देखो 8 9th में आपको अभाज्य गुणनखंड बताया जाता है। मैं आपको जब वास्तविक संख्याएं पढ़ाऊंगा तो उसमें पहली चीज नंबर बताऊंगा, क्योंकि अभी जैसे एक से पहले सवाल किए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो धनात्मक पूर्णांक संख्या पता नहीं था तो मैंने बताया। इसी प्रकार जब वास्तविक संख्या में पढ़ाऊंगा तो उसमें संख्याएं बताऊंगा, क्योंकि वो चैप्टर ही मतलब संख्याएं क्या होती हैं या कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। जैसा कि 4 का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य एक संख्या आया, इसका मतलब क्या है। ठीक, तो अभाज्य और भाज्य ये आपको वास्तविक संख्या में बताया जाएगा, लेकिन आया है तो बता देते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल व केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। इसके बाद में अभी इसको वास्तविक संख्या में और डिटेल करके बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ तक इस मतलब क्योंकि इसका मुख्य चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो अगर पूरा पढ़ने लगेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो देखो 4 को तोड़ते हैं 2 गुणे 2। ठीक, अब देखो 2 जो संख्या है, क्या हमने कहा 4 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 4 को तोड़ दीजिए 2 गुणे 2 में, तो बताओ 2 के बाद क्या टूटेगा, तो इसका मतलब
2 के बाद आपका संख्या ही नहीं टूटेगा। तो क्या 2 अभाज्य संख्या है? 2 आपका बिल्कुल अभाज्य संख्या है। इसी को हम बोलते हैं अभाज्य सम संख्या भी बोलते हैं। ठीक, अभाज्य सम संख्या। ठीक, ये आपका अभाज्य सम, क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है ना, तो अभाज्य सम संख्या बोल सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक, तो आपका ये क्या है? अभाज्य सम संख्या है। अब देखो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपको तुरंत आपका जनरल टर्म आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो आपका क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका 0 आया है। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका अचर पद होता है, ये आपका क्या है? c अचर पद है। तो c का जो अचर पद है आपका ये एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। तो बताओ, जब c का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो बताना कितना होगा? a इंटू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर a इंटू सी आपका मान लीजिए कोई संख्या आया, जैसा कि यहाँ पर अभी इसको लेकर बताएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान लीजिए इसी को लेकर हम बता रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको संख्या तो लिए नहीं है, आपका वैसे ए सी पता नहीं क्या नंबर होगा। तो एक इसी फॉर्म का आपका जनरल इक्वेशन लेकर हम बताते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 आपका क्या है? अचर पद है, हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो 16 का क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 16, अब बताओ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है, तो कितना आ गया आपका? 16। तो अब इसी 16 को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी 16 को इस प्रकार 2 भागों में तोड़ेंगे कि आपका जो 2 संख्याएं हों, 16 को 2 इस प्रकार, मतलब 16 जो आपका है ये आपका 16 आया है, तो 16 को इस 2 प्रकार भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर मतलब जो दोनों संख्याओं में तोड़ेंगे, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर कितना है? 16 है, और जोड़ने या घटाने पर कितना है? 8 है। बीच वाला टर्म इसको भी याद रखना है। फिर से एक बार, जो आपका अचर पद है 16, इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1 था, गुणा किए 16 है। तो 16 को अब इस 2 प्रकार, मतलब इस 2 प्रकार 16 को इस 2 प्रकार संख्याओं में तोड़ेंगे, गुणा करने पर कितना आ जाए आपका? 16 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? बीच वाला टर्म प्राप्त हो जाए। तो सवाल उठा, अब कैसे हमें पता चलेगा 16 को 2 प्रकार भागों में कि मतलब वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? तो आपको अगर बड़ी संख्याएं हैं तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड जैसे आपको 16 आ गया, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 इक्यावन 2। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब देखो, इन्हीं 2 गुणे 2 गुणे 2 2 आपका हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दो, अब 2 संख्याएं इन्हीं से बनाना है हमें कि गुणा करने पर 16 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए? आपका 8 आ जाए। तो बताना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसी कौन सी संख्याएं लें? आपका हो सकता है 2, उसके बाद क्या हो जाए? 2 दूना 4 दूना 8 हो जाए। तो 8 गुणे 2 गुणा करने पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। लेकिन क्या 8 और 2 को जोड़ रहे हैं, बीच वाला संख्या प्राप्त हो रहा है? नहीं प्राप्त हो रहा। कितना हो गया? 8 प्लस 2 10 हो गया ना। तो कौन सी संख्याएं होंगी? तो आपको ये तो छोटा है तो पता चल जाएगा आपका 2 गुणे 2 2 गुणे 2, मतलब 2 गुणे 2 का मतलब कितना हो गया? 1 4 तो 4 4 जोड़ेंगे कितना आ गया? 8, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसका मतलब हमारा संख्या कौन सा प्राप्त हुआ? वो 4 एक मिला और एक क्या मिला? 4। तो पता चला ना, एक 4 और दूसरा भी क्या होगा आपका? 4। बाकी में अगर अदर सवाल, मतलब अदर क्वेश्चन लूंगा तो उसमें और क्लियरफाई होगा। अभी शुरुआत है तो आप समझने का प्रयास कीजिए।